Hello friends, this is Siddharth's Literature House channel. Today we are going to discuss the literary movement, Romanticism, a deep, emotional and imaginative response to life, nature and the world around us. आज हम रोमांटिसिज्म के इंट्रोडक्शंस और फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम फॉक्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. लेट्स स्टार्ट. रोमांटिसिज्म 17 to 1700 to 1850. इट्स इंट्रोडक्शन. ये एक साहित्यिक आंदोलन रोमांटिसिज्म जो जीवन, प्रकृति और हमारे आसपास की दुनिया के प्रति गहरी भावनाएं और कल्पनाशील विचार व्यक्त करती हैं. इसके परिचय में हम डिस्कस करेंगे आज अ लिटरेरी एंड कल्चरल मूवमेंट. रोमांटिसिज्म एक साहित्यिक और सांस्कृतिक आंदोलन. दिस मूवमेंट केम एज ए रिएक्शन. ये मोमेंट एक ऐसी प्रतिक्रिया के रूप में इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में उजागर हुआ. द कोल्ड लॉजिक ऑफ द एज ऑफ एनलाइटमेंट. यह साहित्यिक और सांस्कृतिक आंदोलन एक ऐसी प्रतिक्रिया में आया जिसे हम एक कोल्ड एज एनलाइटमेंट के बारे में भी कह सकते हैं, जहां लिखने की एक स्वीकृति और फ्रीडम, स्वतंत्रता मिली. ये आंदोलन आल्सो an reaction about the mechanical routine of industrial revolutions. ये एक औद्योगिक क्रांति की अगेंस्ट भी रोमांटिसिज्म को काउंट किया जाता है. द स्ट्रिक्ट रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ नियो क्लासिकल लिटरेचर. रोमांटिसिज्म को कंसीडर किया जाता है अगेंस्ट द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस एंड इन ऑर्डर टू नियो क्लासिकल लिटरेचर. जो नियो क्लासिकल लिटरेचर के सख्त रूल थे उनके अगेंस्ट में रोमांटिसिज्म एक रिएक्शन के रूप में सामने आया इंग्लिश लिटरेचर में. इट स्टार्टेड इन यूरोप लेट 18th सेंचुरी. 18वीं शताब्दी के अंत में ये यूरोप में रोमांटिसिज्म एक आंदोलन शुरू हुआ जो 1798 से लेकर 1837 तक पूरे वर्ल्ड इंग्लैंड में ये फैल चुका था. Romanticism considered as a reaction against the Enlightenment's rationalism, industrializations, and the strict conventions of neoclassic. रोमांटिसिज्म को कंसीडर भी किया जाता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस के अगेंस्ट और नियो क्लासिकल साहित्य के अगेंस्ट भी, जो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते थे उनके अगेंस्ट में. It begins with the publications of lyrical ballads 1798 1798 by William Wordsworth and Coleridge. वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज द्वारा जो लिरिकल बैलाड 1758 में प्रकाशित हुई थी, उस युग के एक प्रकार का ये सेटअप इस बुक के द्वारा सेटअप किया गया था. लिरिकल बैलाड्स इज अ मेजर रीजन ऑफ बीइंग रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर. We can say the age of enlightenment thinking, logic and science overthinking. जो फीलिंग्स की ऊपर की जजमेंट थी रोमांटिसिज्म में देखने में मिलती है, जिसमें साइंस और लॉजिक को एक तरफ कर दिया था और रोमांटिसिज्म ने उस चीज़ को रिमूव करके एक नई विचारधारा अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में क्रिएट करी. पीपल वर टायर्ड टू टू मच लॉजिक एंड साइंस. बिफोर रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर लोग काफ़ी टायर्ड हो चुके थे रेशनल थिंकिंग से, साइंटिफिक फैक्ट से, थॉट से. एनलाइटमेंट एक नया एनलाइटमेंट, एक नई एजुकेशन में परिवर्तन हुआ और दैट इज बेस्ड ऑन इमोशंस, नेचर, फीलिंग्स, जिसने
too much focus on reasons, not feeling. Enlightenment एज जो ठंडी एज भी कहा जाता है, कोल्ड एज भी कहा जाता है, जहाँ केवल रीजन बेस्ड थिंकिंग पर राइटिंग्स की क्रिएशंस होती थी। लेकिन रोमांटिसिज्म के अंदर क्या है, इन चीज़ों को दरनिकार किया गया, असाइड किया गया। राइटर्स वांटेड फ्रीडम, राइटर्स को फ्रीडम चाहिए थी लिखने की, और ये फ्रीडम फ्रेंच रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशंस इंस्पायर्ड है। उन रिवोल्यूशंस, फ्रांस की क्रांति ने लोग बहुत अधिक तर्क और विज्ञान से थक चुके थे, और वो काल द कोल्ड ओल्ड एज, ये कोल्ड एज भी कहा जाता था, एनलाइटमेंट कोल्ड एज कहा जाता। लेखकों को फ्रीडम चाहिए थी, और ये फ्रीडम मिली थी द रिवोल्यूशंस ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशंस, अमेरिकन रिवोल्यूशंस। फ्रेंच रिवोल्यूशन जो 1798 में हुआ, उस रिवोल्यूशंस के बेस पर वॉस्वर्थ और लिरिकल बallad की रचना की गई थी वॉस्वर्थ के द्वारा और कोलविक के द्वारा। चलिए दोस्तों, इसके इंट्रोडक्शंस को आगे बढ़ाते हुए रोमांटिसिज्म में और मेन फीचर्स क्या क्या हैं डिस्कस करते हैं। रोमांटिसिज्म, इट वाज इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन का थीम था फ्रीडम, और उन्हीं से इंस्पायर होकर राइटर्स ने अपनी लेखन शक्ति में परिवर्तन लाया। द पावर ऑफ राइटिंग हैज बीन चेंज्ड। ये फ्रांसीसी क्रांति जो स्वतंत्रता को इम्पोर्टेंस देती थी और नेचर्स ब्यूटी को इम्पोर्टेंस देती थी, प्रकृति की सुंदरता से जो प्रेरित था, फ्रेंच रिवोल्यूशन हैज बिकम अ पावरफुल बेस ऑफ रोमांटिसिज्म। फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांसीसी जो क्रांति थी, रिवोल्यूशन था, दैट बिलोंग्स टू रिबेलियन एंड फ्रीडम, जो विद्रोह और स्वतंत्रता का थीम था। जिन्होंने विद्रोह किया लॉजिकली, साइंस था, और इसको मेन राइटर्स ने अपनी रचनाओं में मेन थिंग्स बनाया, दैट वर शैली और बैरन। शैली और बायरन ने अपनी राइटिंग्स में इस चीज़ को मेन थीम बना लिया था, और यही रोमांटिसिज्म का बेस सेटअप हुआ। The French Revolution during 1789 inspired romantic writers. फ्रेंच रिवोल्यूशन से रोमांटिक राइटर्स इंस्पायर्ड हुआ था, जिसने फोकस दिया, फोकस ऑन फ्रीडम एंड रिबेलियन। रोमांटिक लेखकों को स्वतंत्रता विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करा था, जिसमें शैली का प्रोमिथेसियस अनबाउंड शो ए हीरो फाइटिंग ऑपरेशन। Francis Kranti, the French Revolution was started during the year of 1789, जहाँ रोमांटिक राइटर्स ने फोकस किया फ्रीडम्स को और अगेंस्ट गए लॉजिकल थिंकिंग, साइंटिफिक फैक्ट्स के लिए। तो उसमें शैली का जो ग्रेट लिटरेरी वर्क है, प्रोमेथेसियस अनबाउंड, वो शो करता है हीरो फाइटिंग ऑपरेशन, रिफ्लेक्टिंग रिवोल्यूशनरी आइडियाज, जो एक नायक को दमन के खिलाफ लड़ते हुए दिखाया जाता है कि यहाँ एक हीरो क्या है, जो सप्रेशन ऑपरेशन के खिलाफ अगेंस्ट जाता है। दैट लिटरेरी वर्क शो शैलीज प्रोमेथेसियस अनबाउंड शो अ हीरो फाइटिंग ऑपरेशन रिफ्लेक्टिंग रिवोल्यूशन आइडियाज। बायरन्स चाइल्ड हेराल्ड भी देश है इसमें से, आल्सो सेलिब्रेट्स लिबर्टी एंड डिफाइंग अथॉरिटी। बायरन का जो चाइल्ड हेराल्ड भी स्वतंत्रता और डिफाइंग अथॉरिटी, अधिकार का विरोध करते हुए दिखाया जाता है। ये दो बेसिकली हम बात करें, शैली और बायरन ने फ्रेंच रिवोल्यूशन के बेस को यूज करते हुए रोमांटिसिज्म का क्रिएशन कर दिया अपने क्रिएशंस के थ्रू।
Romanticism was a rebellion against the industrial revolution's problems. तो रोमांटिसिज्म जो था औद्योगिक क्रांति की समस्याओं के खिलाफ भी था, वो एक विद्रोह था. On that time, industrials rule was set up, and then romanticism has become a major issue against that. The mechanical routine of industrial revolutions, कारखाने, big factories, crowded city, industry revolutions disliked factories, pollutions, people hated factories, cities loved nature and old traditions. जहां लोग थक चुके थे, लोगों को बोर्डम फील हो गया था क्राउडेड सिटीज को देखते हुए, फैक्ट्रीज को देखते हुए, तो लोगों को परिवर्तन चाहिए था. दे वांटेड अ चेंज इन देयर लाइफ. तो चेंज किस बेस पे आ रहा था? लव्ड नेचर एंड ओल्ड ट्रेडिशंस. उनका अट्रैक्शन गया ओल्ड ट्रेडिशंस की तरफ, और दे वर बिलोंग टू विद नेचर. नेचर से संपर्क में हुए, और इसी बेस पर दैट राइटर्स बिगेन टू स्टार्ट देयर क्रिएशंस, started by Shelley and Byron, that show their interest about romanticism. The mechanical routine of industrial revolution dislikes of factories and city. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस जो औद्योगिक क्रांति थी, डेली की रूटीन, फैक्ट्रीज में मशीनों के साथ लड़ना, काम करना, बोर्डम फील करना, लोग उब चुके थे. औद्योगिक क्रांति की यांत्रिक जो दिनचर्या थी, औद्योगिक क्रांति कारखानों शहरों से नफरत हो गई थी. वर्ड्सवर्थ और थॉरो जैसे राइटर्स को वो जुड़ना चाहते थे अपनी पुरानी संस्कृति से, प्रकृति से जुड़ना चाहते थे. तो रोमांटिसिज्म का क्रिएशन होना तय था उस समय. Romanticism's again introductions about the most important things in the introductions here. That period 1770 to 1850, romantics wanted to celebrate nature and individuality. रोमांटिक्स जो राइटर थे वो सेलिब्रेट करना चाहते थे अपनी इंटरनल फीलिंग्स को थ्रू टच द नेचर एंड बीइंग एंड वांटेड टू एक्सप्रेस दियर इंडिविजुअलिटी थिंकिंग. पर्सनलाइजेशंस करना चाहते थे अपने व्यूज को, एक्सप्रेशंस को. दे फोकस्ड ऑन इमोशंस, नेचर एंड इमेजिनेशन. रोमांटिक राइटर्स अपनी राइटिंग्स में दे वांट टू शो देयर इमोशन कनेक्टेड विद द नेचर. इमेजिनेशंस जो उनके अंदर फीलिंग्स हो रही थी, इमेजिनेशंस आ रहा था, दे एक्सप्रेस थ्रू देयर राइटिंग्स. रोमांटिसिज्म वाज रिबेलिंग अगेंस्ट नियोक्लासिकल रीड्स. तो रोमांटिसिज्म को इस तरह से भी रिएक्शन में देखा जा सकता है कि रोमांटिसिज्म जो था वो नियोक्लासिकल साहित्य के नियमों के खिलाफ एक विद्रोह था. वो भी एक नियोक्लासिकल बेस्ड ऑन स्ट्रिक्ट रूल्स. नियोक्लासिकल जो था जिसमें स्ट्रिक्ट रूल्स थे, ऑर्डर ऑफ नियोक्लासिकल लिटरेचर, नियोक्लासिकल लिटरेचर को फॉलो करना था. दैट टाइम राइटर्स फेल्ट बॉर्डम, उब चुके थे इन सब चीजों से. दे वांटेड टू डू न्यू थिंग्स कनेक्टिंग विद द नेचर. दे थॉट अबाउट द logic thinking, strict rules. In the history of English literature, they wanted to create a new themes. What new themes? That was belong to nature, emotions, feeling, individualities, personal experience. That thing became in romantic literature. Now we discuss here on romantic literature basically emphasis on emotions and imaginations.
रोमांटिक साहित्य जो था वो भावना और कल्पनाओं पर जोर देता, कनेक्शन विद नेचर एंड रूरल लाइफ, जो प्रकृति को ग्रामीण जीवन से कंसर्न था. मोस्ट ऑफ द राइटर्स वांट टू write their creation based on nature, based on emotions, based on imaginations, connecting with the nature, having with old scriptures, loved all past things, past natures of the literatures. तो जो अतीत के प्रेमी थे, लव फॉर द पास्ट, मेरिबल टेल्स, folk stories, ballads, traditional stories, and beliefs and mysteries. The writers want to write on that things which made great concern to romanticism. मध्यकाल की कहानियों के लोक कथाएं, बैलेट्स, पारंपरिक कहानियां, विश्वास और रहस्य जैसी चीज़ों को एक्सपोज करना चाहते थे. These themes were to be in front of the people who were also fed up through the industrial life, जो इंडस्ट्रियल लाइफ से काफ़ी ऊब चुके, बॉर्डम फील कर. In romanticism literature, supernatural and gothic, अलौकिक और गॉथिक थिंग्स भी इसमें एक सब जेनर के रूप में एक नया थीम बनकर रोमांटिसिज्म पोइट्री लिटरेचर की हिस्ट्री के अंदर क्रिएट हुआ. द स्टोरीज ऑफ गॉस्ट्स, ड्रीम्स, हंटर्स सेटिंग्स, स्पेशली इन कॉलरिज एंड मैरी शेली. कॉलरिज और मैरी शेली ने अपनी रचनाओं के अंदर रोमांटिसिज्म के अंदर अलौकिक सुपरनेचुरल जैसी कोई पावर होती है उसको भी एक्सपोज किया. Gothic, in that another world also expressed through romanticism literature here by Coleridge and Mary Shelley. भाई भूत भी होते हैं, ड्रीम्स भी होती हैं ह्यूमैनिटी के, मानव के, हॉन्टरसेंटिक भी होती हैं, डर नाम की कोई चीज होती है विच एक्सप्रेस्ड देयर क्रिएशन. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रोमांटिसिज्म, रोमांटिसिज्म के साहित्य को बात करें, पोइट्री फुल ऑफ लिरिसिज्म, पर्सनल एक्सपीरियंस, सिंबॉलिज्म. कविता के अंदर लिरिक्स होने लग गए थे, इंडिविजुअल फीलिंग्स आने लगी थी, एक्सपीरियंस आने लगे थे, सिंबॉलिज्म आने लगे. That belongs all things connection to the directly to the nature, because nature has beauty. उस ब्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए रोमांटिसिज्म वांटेड टू क्रिएट सच creations in the history of literature. They thought nature as a source of inspirations and spirituality. That time writers thought about that. They had content of their writings hidden in the nature. So nature became a source of inspirations and spirituality for them. प्रेरणा और आध्यात्मिकता के अगर स्रोत को देखें तो वो प्रकृति के अंदर ही मिला था उनको, और जिस वजह से नेचर हैज बिकम ए ग्रेट सोर्स फॉर द राइटर्स टू क्रिएट देयर क्रिएशंस. नाउ इंडिविजुअलिज्म फोकस ऑन पर्सनल फीलिंग्स, थॉट्स एंड क्रिएटिविटी. व्यक्तिवाद क्रिएटेड हुआ, पर्सनल फीलिंग्स, एक्सपीरियंस क्रिएशन हुआ, जो व्यक्तिगत भावनाओं को, विचारों को, रचनात्मक पर ध्यान देने लगा. That was the great theme of romanticism literature, that moment. Romanticism influenced Victorian literature. रोमांटिसिज्म ने विक्टोरियन साहित्य, जो हम एग्जाम्पल देंगे ब्रांटे सिस्टर्स का, जिनकी जो कहानियाँ थी वही काफ़ी इमोशनल थी. मॉडर्नाइजिज्म, फोकस ऑन इंडिविजुअलिटी, आधुनिकतावाद जो व्यक्ति पर था, को प्रभावित किया. रोमांटिसिज्म ने ही
इन्फ्लुएंस्ड विक्टोरियन लिटरेचर को इम्पेक्ट किया उसने, जिसमें इमोशंस फॉरवर्ड किए गए, इमोशंस कैप्चर किए। इसका एग्जांपल ब्रांटे सिस्टर्स की जो रचनाएं हैं वो सारी इमोशनल बेस पर हैं। इमोशंस जो स्टोरी था उनकी इमोशनल थिंकिंग के ऊपर है, इंडिविजुअलिटी पर बेस पर है। जो मॉडर्नाइजेशन हुआ जो इंडिविजुअलिटी बेस पर टिका हुआ है। तो रोमांटिसिज्म जो था डायरेक्टली ब्यूटी, लव, नेचर, इमोशंस, फीलिंग्स, पर्सनल एक्सपीरियंस, ये सब रोमांटिसिज्म की देन है इंग्लिश लिटरेचर की। अब हम कंपेयर करते हैं रोमांटिसिज्म विद नियो क्लासिसिज्म। नियो क्लासिसिज्म क्या था? हम बात करें तो नियो क्लासिसिज्म रोमांटिसिज्म की तुलना हम नव क्लासिकवाद से भी कर सकते हैं, नियो क्लासिसिज्म से भी कर सकते हैं। Majorly, neoclassicism was belongs to 1600 to 1700 centuries here. Romanticism belongs to late 1700 to 1850. Neoclassicism जो बेस था लॉजिक, ऑर्डर, फॉर्मल रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स थे वहाँ पर। नियोक्लासिज्म के अंदर राइटर्स को फॉलो करने पड़ते थे a certain thing. They don't have freedom to write anything. They didn't have to write anything. They didn't have freedom. They didn't have power to think anything. उनके पास पावर नहीं थी किसी के विषय में सोचने की। उनके पास पावर नहीं थी कि वो अपनी पर्सनल फीलिंग को एक्सपोज कर सके थ्रू द राइटर्स, एज राइटर्स क्रिएशंस। जबकि रोमांटिसिज्म में जो क्रिएशन हुआ वो बेस्ड ऑन इमोशंस थे, नेचर पर था, फ्रीडम। द राइटर हैज पावर, राइटर हैड पावर टू राइट based on emotion, feelings, personal experience, connecting with the nature. In neoclassicism, writers like Alexander Pope used fancy language and wrote about society. In neoclassicism की बात करें तो जो रीजन बेस पे था, and writers like Alexander Pope used fancy languages and wrote about society. In neoclassicism, is basically based on fancy languages. They didn't have any freedom to write anything here in the history of literature. In Romanticism, the writer used simple language and wrote about individuals' feelings. Their poetry was like painting a picture with your heart. In Neoclassicism, poetry was like solving a puzzle with perfect structure. These are the basic comparison between neoclassicism and what romanticism is. In short, we can say romanticism was the great period in English literature where we get today's the literature's spirit. Now, features of romanticism. Basically, these things are written here based for the examination. Any type of examinations, the students can get very in short and sweet materials for having the exams on.
Romantics believed emotions like love, sadness, or joy were more important than logic and reason. हम बात करें रोमांटिसिज्म की विशेषताओं के फीचर्स के बारे में, तो जो रोमांटिक लोग थे उस समय, रोमांटिक पीपल थे, रोमांटिक्स राइटर्स जो थे, उनका मानना था कि फीलिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन रीजन, लॉजिक, टाइम. उनके लिए लव इम्पोर्टेंट, सैडनेस इम्पोर्टेंट, जॉय इम्पोर्टेंट. They wrote about knew how things felt, not just how they looked. उन्होंने अपनी रचनाओं में जो वो महसूस करते थे वो कुछ लिखा. How the things felt, नहीं कि जो इन बेयर आइज से देखा वो लिखा. चीजें कैसी होती हैं उन्होंने महसूस किया, फील की. इंटरनल ब्यूटी कैसी होती है, दे फेल्ट, उन्होंने महसूस की. Romantics thought nature could make you feel calm, inspired or closer. रोमांटिक लोगों का सोचना था कि प्रकृति, if you connect with the nature, you will be calm. If you connect with the nature, it inspired you. If you connect with the nature, it will be become a part to connect the God. रोमांटिक लोग मानते थे कि प्रकृति ही आपको शांति देगी, प्रकृति ही आपको प्रेरणा देगी, प्रकृति ही भगवान से मिलाने का एक रास्ता है. That was a great thing that time. It was a great feature of romanticism. Romantic celebrate individual. रोमांटिक लोगों ने व्यक्तित्व को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट कर. ईच पर्सन सेलिब्रेट हिमसेल्फ फॉर हिज फीलिंग, for his emotions. They thought your personal thoughts, dreams and feelings are very important rather than anything. रोमांटिक लोग सोचते थे, इंडिविजुअलिटी को लेकर चलते थे. जो उनका मानना था, इंडिविजुअल फीलिंग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रेदर देन अदर्स, इंडिविजुअल ड्रीम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रेदर देन अदर्स ड्रीम्स, इंडिविजुअल फीलिंग्स, individual dreams and individual thoughts are very important rather than other things. They believed everyone should be free to express themselves. उनका मानना था कि हर व्यक्ति को एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए to express his feeling freely. आजादी होनी चाहिए उसको हर प्रकार की. Romantics didn't like the strict rules of neoclassical writings like rhyming in a certain way. रोमांटिक लोगों को नियो क्लासिकल के सिस्टम पसंद नहीं थे, स्ट्रिक्ट रूल नहीं पसंद थे, डिसिप्लिन नहीं पसंद था कि आपको एक ही सिस्टम को अप्लाई करके यू हैव टू क्रिएट द क्रिएशंस. वो क्रिएशंस इतनी बेस्ट नहीं हो सकती थी, तो उनके राइटिंग्स के जो रूल्स थे वो फॉलो नहीं कर पाते थे. They wrote in free, natural style using simple words that anyone could understand. उनका मानना था, उन्होंने किया इंग्लिश लिटरेचर में एक इस सोर्स रोमांटिसिज्म फीलिंग्स को लाकर एक दे हैड brought great change. They wrote in free, natural style using simple words that anyone could understand easily. रोमांटिक लोगों ने स्वतंत्र बेस्ड ऑन नेचर स्टाइल सिंपल लैंग्वेज को यूज किया जो हर कोई इजीली समझ सके. That was the great reason connected with the literature because the language all is literature. इसका एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है. वर्ड्सवुड का wrote poems about farmers and villagers, not just king of birds. Like that, previous periods in the history of English, वर्ड्सवुड ने लिखा, अपनी कविताएं लिखी जो बेसिक
आम पीपल थे, आम जनता थी, जो प्रकृति से कनेक्टेड थे, फार्मर्स, विलेजर्स, उनके ऊपर अपनी कविताएं लिखी, उनकी फीलिंग्स, उनकी इमोशंस को अंडरस्टैंड किया, उसको एक्सप्रेस किया। The sublime means something feels so huge or amazing that can make you feel both excited and a little scared. सबलाइन शब्द उदात फंत का मतलब कुछ इतना था कि बहुत कुछ बड़ा भी है और स्पेशल भी है, अद्भुत है, अमेजिंग है, जो आपको काफ़ी रोमांचित करता है, उत्साहित करता है और थोड़ा सा डरावना भी है, स्केर्ड भी करता है, डराता भी है। A stormy ocean. Ocean is the best nature's thing. लेकिन जब उसमें तूफान आता है, वो तूफान आपको डराता है। A Can't mountain was starry night. समुद्री तूफान, तूफानी समुद्र, विशाल पर्वत और तारा भरी रातें। Digital, all things part of nature. Romantic, you love writing about these big powerful things of nature. Romantic loved writing about these big and powerful things. So, समराइज करें तो इसमें से हमें ये देखने को मिलता है रोमांटिसिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर एक बहुत बड़ा सेटअप रखते हैं, जिन्होंने रोमांटिक राइटर्स ने लिटरेचर्स की काया पलटी कर दी थी।